प्रिय विद्यार्थियों, पिछले टर्म पर हमने कोलाइड विलयन के गुणों की व्याख्या कर रहे थे। उनमें हमने आपको ब्राउनी गति, टेलर प्रभाव, विद्युत आवेश, स्कंदन या घूर्णन के बारे में बताया था। आज हम इसके अन्य महत्वपूर्ण गुणों की चर्चा कर रहे हैं। वो है आपका रक्षण। प्रोटेक्शन। रक्षण क्या है, इसके बारे में हम आपसे बता रहे हैं। सबसे पहले हमने बताया था कि कोलाइड विलयन विलायक के प्रति प्रीति के आधार पर दो तरह के होते हैं, एक द्रव स्नेही कोलाइड और एक द्रव विरोधी कोलाइड। द्रव स्नेही कोलाइड और द्रव विरोधी कोलाइड। द्रव स्नेही कोलाइड में अगर विद्युत अपघट्ट की थोड़ी मात्रा मिलाई जाए तो साल का स्कंदन या अवक्षेपण नहीं होता है, लेकिन अगर उतनी ही मात्रा द्रव विरोधी साल में मिला दे विद्युत अपघट्ट की तो इसका स्कंदन हो जाता है। अब जब वैज्ञानिकों ने प्रैक्टिकल किया कि यदि द्रव विरोधी साल में पहले थोड़ा द्रव स्नेही साल मिला दें, इसके बाद उसमें हम द्रव स्नेही साल मिलाने के पश्चात उसमें विद्युत अपघट्ट मिला तो द्रव विरोधी साल का उतने विद्युत अपघट्ट द्वारा स्कंदन रुक जाता है। तो यहाँ पर द्रव स्नेही साल विद्युत अपघट्ट द्वारा द्रव विरोधी साल के स्कंदन को रोक देता है। इस घटना को रक्षण कहते हैं। तो इसको थोड़ा सिस्टमैटिक ढंग से देख लीजिए। द्रव स्नेही साल की उपस्थिति में द्रव विरोधी साल का विद्युत अपघट्ट द्वारा होने वाले स्कंदन का रुकना रक्षण कहलाता है। तो यहाँ पर द्रव स्नेही साल रक्षा कर रहा है, इसलिए इसे रक्षी कोलाइड और द्रव विरोधी कोलाइड को रक्षित कोलाइड कहते हैं। द्रव स्नेही कोलाइड या द्रव स्नेही साल को रक्षी कोलाइड और द्रव विरोधी साल को रक्षित कोलाइड कहते हैं। तो रक्षण तो आपको समझ में आ गया होगा। अपनी भाषा में भी लिख सकते हो कि हम जानते हैं कि जब द्रव स्नेही साल में विद्युत अपघट्ट की थोड़ी मात्रा मिलाते हैं तो उसका स्कंदन या अवक्षेपण नहीं होता है, लेकिन अगर उतनी विद्युत अपघट्ट की उतनी ही मात्रा हम द्रव विरोधी साल में मिलाते हैं तो विद्युत अपघट्ट द्वारा द्रव विरोधी साल का स्कंदन हो जाता है। अब यदि द्रव विरोधी साल में द्रव स्नेही साल की थोड़ी मात्रा मिला दे, इसके बाद विद्युत अपघट्ट की उतनी ही मात्रा मिलाएं तो द्रव विरोधी साल का स्कंदन विद्युत अपघट्ट द्वारा नहीं होता है। तो यहाँ पर द्रव स्नेही साल द्रव विरोधी साल की अवक्षेपण या स्कंदन को रोक देता है। तो इस घटना को रक्षण या प्रोटेक्शन कहते हैं। यहाँ पर द्रव स्नेही साल द्रव विरोधी साल की विद्युत अपघट्ट द्वारा होने वाले स्कंदन से रक्षा करता है, इसलिए इसे रक्षी कोलाइड कहते हैं और द्रव विरोधी साल को रक्षित कोलाइड कहते हैं। तो जीतू था। अब आप ध्यान से सुनिए, रक्षी कोलाइड या द्रव स्नेही कोलाइड बहुत से हैं, जैसे स्टार्च, जिलेटिन, एल्ब्यूमिन, सरेस, आदि। तो अब
हमारे सामने और आपके सामने एक समस्या है कि स्टार्च की उतनी ही मात्रा द्रव विरोधी साल में मिलाने पर विद्युत अपघट्य द्वारा स्कंदन रुक जाएगा, उतनी ही मात्रा की जिलेटिन मिलाने से रुक जाएगा, उतनी ही मात्रा एल्बुमिन सरेस या गोंद मिलाने से रुक जाएगा, अथवा द्रव स्नेही साल की अलग अलग द्रव स्नेही साल की अलग अलग मात्रा द्वारा विद्युत अपघट्य द्वारा होने वाले स्कंदन को रोकने के लिए विभिन्न जो आपके द्रव स्नेही साल हैं उनकी अलग अलग मात्रा प्रयोग करनी पड़ेगी। अर्थात द्रव स्नेही साल, सभी द्रव स्नेही सालों की स्कंदन शक्ति एक जैसी है अथवा उनकी स्कंदन रोकने की क्षमता, रक्षा करने की क्षमता, रक्षण शक्ति अलग अलग है। इसका आकलन हम स्वर्ण संख्या से करते हैं। तो स्वर्ण संख्या क्या है? स्वर्ण संख्या वास्तव में रक्षिकोलाइड की रक्षण क्षमता की माप है। तो अब हम आपको स्वर्ण संख्या बताएं, ये बहुत महत्वपूर्ण है, प्राय पेपरों में पूछा जाता है। तो इसको आप चुनिए स्वर्ण संख्या, बोल्ड नंबर। गोल्ड स्वर्ण संख्या वास्तव में रक्षिकोलाइड की रक्षण क्षमता की माप है। तो रक्षण क्षमता किस रक्षिकोलाइड की रक्षण क्षमता कितनी है, इसका ज्ञान हम स्वर्ण संख्या से करते हैं। तो स्वर्ण संख्या हम कैसे ज्ञात करते हैं, थोड़ा आप ध्यान से सुनिए। किसी रक्षिकोलाइड की स्वर्ण संख्या ज्ञात करने के लिए हम सबसे पहले ये देखते हैं कि एक मानक विलयन लेते हैं। मानक विलयन वो है आपका स्वर्ण साल। स्वर्ण साल मानक विलयन के रूप में इसलिए लेते हैं क्योंकि स्वर्ण साल लाल रंग का होता है, अगर उसका स्कंदन हो जाता है, अवक्षेपण हो जाता है, तो वो नीले रंग का हो जाता है, जिसको हम स्पष्ट देख सकते हैं। तो इसके लिए हम मानक गोल्ड सॉल लेते हैं। और वो कितना लेते हैं? 10 मिली हर एक के लिए, 10 मिली मानक गोल्ड सॉल। उसमें भी विद्युत अपघट्य की क्षमता सब में एक सी प्रयोग करते हैं, वो है 10% NaCl का 1 मिली मिलाते हैं। अब आप ध्यान से सुनिए, जैसे हमें स्टार्च की स्वर्ण संख्या ज्ञात करनी है, तो सबसे पहले हम स्टार्च की मान लीजिए 10 मिलीग्राम मात्रा हमने Mg 10 मिलीग्राम मात्रा इस 10 मिली मानक गोल्ड सॉल्ट में मिला दी। इसके बाद 10% NaCl का 1 मिली विलयन विद्युत अपघट्य के रूप में इसमें मिलाया। हमने देखा कि स्वर्ण साल लाल से नीला हो गया, अर्थात 10 स्टार्च या रक्षिकोलाइड की 10 मिलीग्राम मात्रा 10% NaCl की 1 मिली द्वारा होने वाले स्कंदन को नहीं रोक पाए। अब हमने दूसरा प्रैक्टिकल किया। दूसरे प्रैक्टिकल में इसकी मात्रा बढ़ा के हमने 20 मिलीग्राम कर दी। 20 मिलीग्राम कर दी। दूसरा प्रैक्टिकल किया, मानक गोल्ड सॉल्ट लिया 10 मिली। उस 10 मिली में हमने स्टार, जिसकी हमें स्वर्ण संख्या ज्ञात करना है, इसके 20 मिलीग्राम मिला दिया। फिर इसके पश्चात 10% NaCl का 1 मिली मिलाया। तो हमने देखा या आप देखेंगे कि स्वर्ण साल लाल रहता है, अर्थात इसका स्कंदन रुक जाता है। तो आप ध्यान से सुनिए, स्टार्च के 20 मिलीग्राम की मात्रा ने मानक गोल्ड सॉल्ट के 10 मिली का 10% NaCl की 1 मिली द्वारा होने वाले स्कंदन को रोक दिया, अतः स्टार्च की स्वर्ण संख्या 20 हो गई। तो अब परिभाषा तो तुम्हें समझ में आ गई होगी
कि स्वर्ण संख्या, किसी रक्षी कोलाइड की स्वर्ण संख्या उसकी मिलीग्राम में वह मात्रा है जो 10 मिली मानक गोल्ड सॉल्ट का 10% NaCl की 1 मिली द्वारा होने वाले स्कंदन को रोक देता है, उसे उस रक्षी कोलाइड की स्वर्ण संख्या कहते हैं। जैसे स्टार्च की स्वर्ण संख्या 20 से 25 है। इसका मतलब है कि अगर हम इसके स्कंदन को रोकना चाहें तो हमें मानक गोल्ड में 10 से 25 मिलीग्राम स्टार्च मिलाना पड़ेगा। लेकिन अगर जिलेटिन का है तो जिलेटिन की स्वर्ण संख्या 0.005 से 0.01 होती है। अर्थात जिलेटिन की 0.005 मिलीग्राम मात्रा अगर हम 10 मिली मानक गोल्ड सॉल्ट में मिला दें और इसके पश्चात 10% NaCl का 1 मिली मिलाएं तो स्कंदन रुक जाएगा, अर्थात स्वर्ण साल लाल ही रहेगा। तो आपको जी हमने आपसे बताया है कि भाई स्वर्ण संख्या क्या है और स्वर्ण संख्या से हम कैसे रक्षी कोलाइड की रक्षण क्षमता ज्ञात करते हैं। तो एक बार फिर से सुन लीजिए, स्वर्ण संख्या रक्षी कोलाइड की रक्षण क्षमता की माप है। स्वर्ण संख्या 10 मिली स्वर्ण संख्या रक्षी कोलाइड की मिलीग्राम में वह मात्रा है जो 10 मिली मानक गोल्ड सॉल्ट का 10% NaCl की 1 मिली द्वारा होने वाले स्कंदन को रोक देता है, उसे उस रक्षी कोलाइड की स्वर्ण संख्या कहते हैं। स्टार्च सबसे निम्न कोटि का रक्षी कोलाइड है, जबकि जिलेटिन सबसे अच्छा रक्षी कोलाइड है। इसकी स्वर्ण संख्या 0.005 से 0.01 और स्टार्च की 20 से 25 होती है। तो ये तो था कोलाइड विलयन के महत्वपूर्ण गुण। अब हम कोलाइड विलयन के अनुप्रयोग की व्याख्या कर रहे हैं। एप्लीकेशन ऑफ कोलॉइडल सॉल्यूशन। कोलाइड विलयन के अनुप्रयोग। पहला अनुप्रयोग है औषधि के क्षेत्र में, औषधि के रूप में। आप नहीं जानते हो तो हम बता रहे हैं, जो औषधि कोलाइड रूप में होती है उसका पाचन और अवशोषण हमारे शरीर द्वारा आसानी से हो जाता है। इसलिए जो औषधियाँ कोलाइड विलयन के रूप में होती हैं तो उनका शरीर पर सीधा प्रभाव पड़ता है और रोग जल्दी ठीक हो जाता है। जैसे स्ट्रेप्टोमाइसिन, पेनिसिलिन आदि कोलाइड अवस्था में अधिक प्रभावकारी हैं, अपेक्षाकृत इनकी टैबलेट की अपेक्षा इंजेक्शन अधिक प्रभावकारी होता है, क्योंकि वो कोलाइड अवस्था में रहता है। विभिन्न प्रकार की सॉल जो कोलाइड अवस्था में है, जैसे स्वर्ण साल और सिल्वर साल, ये कोलाइड अवस्था में अधिक प्रभावकारी होते हैं। नंबर दूसरा है औषधि की धुआं के अवक्षेपण में आप जानते हो कि धुआं में कार्बन के ऋणावेशित कोलाइड कण उपस्थित होते हैं। अगर फैक्ट्रियों से निकलने वाले धुओं को इसी तरह निकाल दिया जाए तो वातावरण में कार्बन की परसेंटेज बढ़ जाएगी, जो पर्यावरण के लिए उचित नहीं है। इसलिए हम फैक्ट्रियों से निकलने वाले धुएं को पहले कार्टेल अवक्षेपक से गुजारते हैं। कार्टेल अवक्षेपक में एक धातु का धनावेशित गोला लटका रहता है, धनावेशित गोला लटका रहता है। जैसे ही धुआं को हम यहाँ कार्टेल अवक्षेपक से गुजारते हैं तो धुएं में उपस्थित कार्बन के ऋणावेशित कोलाइड कण इस कार्टेल अवक्षेपक के धनावेशित गोले पर
अवक्षेपित होकर, उदासीन होकर अवक्षेपित हो जाते हैं और कार्बन मुक्त धुआं बाहर निकलता है, जिसे चिमनियों से बाहर निकाल देते हैं। तो तीसरा है आपके रुधिर की थक्का बनने में। आप जानते हो आपका ब्लड ऋणावेशित कोलाइड विलयन होता है, उसमें ऋणावेशित कोलाइड कण उपस्थित होते हैं। तो अगर किसी भाग पर कट हो जाता है तो वहाँ से ब्लड निकलने लगता है और उसमें जो धक्का है वो काफ़ी देर बाद बनता है। लेकिन अगर उसमें फिटकरी लगा दी जाए तो फिटकरी में उपस्थित जो एल्यूमिनियम आयन है वो ब्लड के ऋणावेशित कोलाइड कणों को उदासीन करके तुरंत थक्का बना देते हैं। चौथा, पानी के शोधन में। पानी की शोधन, बरसात के समय जो हैंड पाइप या अन्य जल स्रोत से जो पानी आता है उसमें मिट्टी, बालू आदि के ऋणावेशित कोलाइड कण होते हैं। अगर उनको हम इसी तरह उपयोग कर लें तो हमारे अंदर वो पहुंच सकती हैं और शरीर में विभिन्न प्रकार की समस्या उत्पन्न कर सकते हैं। इसीलिए इन ऋणावेशित कोलाइड कणों को अवक्षेपित करने के लिए हम उसमें फिटकरी मिला देते हैं। फिटकरी मिलाने से फिटकरी में उपस्थित जो एल्यूमिनियम आयन है वो मिट्टी, रेत आदि के ऋणावेशित कणों को तुरंत अवक्षेपित कर देते हैं और वो अवक्षेपित होकर नीचे तलछट में बैठ जाते हैं। तो ये तो था पानी का शोधन। अब अगला है डेल्टा के बनने में। आप जानते हो नदियों का जल समुद्र में मिलता है और नदियों के जल में मिट्टी, बालू आदि विभिन्न प्रकार की ऋणावेशित कोलाइड कण उपस्थित होते हैं। जब वो समुद्र में मिलते हैं तो समुद्र के जल में उपस्थित जो विद्युत अपघट्ट NaCl, NaBr, KCl, KBr आदि नदी के जल में उपस्थित मिट्टी, बालू, रेत आदि के कणों को उदासीन कर अवक्षेपित कर देते हैं, जिससे यहाँ एक टापुनुमा स्ट्रक्चर बन जाती है। उसे हम डेल्टा कहते हैं। डेल्टा कहते हैं। तो ये तो थे आपके कोलाइड विलयनों के